भारतीय न्याय संहिता 2023 और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, जो बात करता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। सबसे पहले आप इस चैप्टर को ये समझें कि ये चैप्टर बीएनएस के अंदर चैप्टर नंबर 13 है और ये चैप्टर इंडियन पिनल कोड में 10 हुआ करता था। ये सेक्शंस हैं 206 से लेके 226 तक। आईपीसी में चैप्टर नंबर 10 172 से लेके 190 तक, और ये हो गया बीएनएस में। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? 21। यहां पर 19 सेक्शंस हैं। सबसे पहले तो आपको बीएनएस और आईपीसी में जो डिफरेंस हुआ है वो समझने लेना है। चैप्टर है हमारा कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। चैप्टर नंबर 13, कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, 206 से 226। ये जो चैप्टर है वो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में है। अवमान, सबसे पहले तो आप इस शब्द को समझो, कंटेम्प्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट का मतलब हुआ अवमानना। इसका मतलब हुआ कि आप किसी की बात को नहीं मान रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया? आपने अवमानना कर दी। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलता हूं। आपको कोई आज्ञा दी गई, आपने उस आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आपने क्या कर दिया? आपने उस आज्ञा की अवहेलना कर दी, उस आज्ञा को नहीं मान करके। ऐसी स्थिति में जिस अधिकारी ने ये आज्ञा दी, आपने उस आज्ञा का पालन नहीं किया, तो ये कहा जाएगा कि आपने उस अधिकारी की आज्ञा का अवमानना कर दी। अब वो अधिकारी कौन है? उसी को बोल रहे हैं पब्लिक सर्वेंट। तो चैप्टर नंबर 13 कहता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार। तो इसका मतलब हुआ कि लोक सेवक के पास कुछ अधिकार हैं। हाँ, बिल्कुल है। क्यों है? लोक सेवक को आपने अधिकार क्यों दे रखे? अरे, लोक सेवक को अधिकार इसलिए दिए हुए हैं जिससे कि हमारी ये मशीनरी प्रॉपर चल सके। अगर ऐसे अधिकार उनको नहीं दिए जाएंगे तो फिर वो मशीनरी चलाएंगे कैसे? अगर सारे के सारे अधिकार हम जुडिशरी को दे दें और हम पुलिस को कुछ ना दें, अब तो हर बात के लिए फिर आपको जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी भी होगा और एक पार्ट एग्जीक्यूटिव भी होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट में आते हैं जो इस प्रशासन को तरीके से चलाता है। इसलिए उन पुलिस ऑफिसर्स, जो पब्लिक सर्वेंट बोला जाए एक तरह से, तो उन पब्लिक ऑफिसर्स को कुछ अधिकार दिए हुए होते हैं जिससे कि वो सुचारू रूप से एक व्यवस्था बना के रहें। इसी कारण से लोक सेवक को किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। पब्लिक सर्वेंट्स आर द बैकबोन ऑफ एनी गवर्नमेंट। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 206। सीआरपीसी या बीएनएसएस बोलूं, आप वो भी निकाल के रखिएगा साथ में, क्योंकि आज के इस चैप्टर में सीआरपीसी के भी कुछ प्रोविजंस आपको पढ़ने को मिलेंगे। सेक्शन 206। सेक्शन 206 बात करता है समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। फरार हो जाना
तो फरार जो है उसका मतलब इंग्लिश में बोलेंगे उसे एब्सकॉन्ड, इसे बोलते हैं फरार हो जाना। कौन फरार हो गया? कोई व्यक्ति फरार हो गया। कहां चला गया? इससे हमें क्या करना? फरार होकर के वो किसी भी गड्ढे में चला जाए, इससे हमें क्या करना? हमें तो ये समझना है कि वो फरार हो गया। अब सवाल ये आता है कि वो फरार क्यों हुआ? सर्विस ऑफ सम्मन, यानी सम्मन सर्विस होने से बचने के लिए वो फरार हो गया। सम्मन क्या होता है? ये कहां मिलेगा आपको? BNSS में। सम्मन कौन इशू करता है? अभी मेरा ये सवाल हो अगर कि सम्मन कौन इशू करता है, तो क्या बोलेंगे आप? आप यही कहेंगे सम्मन तो कोर्ट इशू करती है। लेकिन सम्मन कोर्ट इशू करती है ये गलत नहीं है, पर पूरा सही भी नहीं है, क्योंकि सम्मन कोर्ट इशू करती है, पुलिस ऑफिसर्स के पास भी पावर होती है सम्मन जारी करने की। अब किसको सम्मन जारी हुआ? किसी व्यक्ति को जारी हुआ। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति फरार हो गया। क्यों फरार हो गया? जिससे कि उस सम्मन की तामील ना हो सके। तामील ना होना, तामील एक शब्द आया, तामील। अभी तामील क्या होता है? इसे बोलते हैं सर्विस को। तामील, तामील ना हो सके, सर्व्ड ना हो सके। क्या? सम्मन। कोई सम्मन की तामील हो गई, ये कब कहा जाता है? जिस व्यक्ति के नाम वो सम्मन है, जब उसे वो सम्मन दे दिया जाता है, उसे उसकी सूचना दे दी जाती है, तो ये माना जाएगा कि सम्मन की तामील हो गई। लेकिन क्या करें? जिस व्यक्ति के नाम सम्मन निकला हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम आदेश निकला हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम नोटिस निकला हुआ है, वो व्यक्ति तो फरार हो गया। अब क्या करें? तो इसको ये क्या है? आपके नाम सम्मन निकला है और आप फरार हो गए। आपके नाम नोटिस आया है, आप फरार हो गए। तब यहां पर क्या आपने कोई अपराध कर दिया? जी हां, आपने धारा 206 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध कर दिया। सर, हमें एक क्वेरी है। बोलो। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सम्मन आया लेकिन हमने लेने से मना कर दिया, क्या अब मैंने यहां पर 206 का कोई अपराध कर दिया? तो सम्मन लेने से मना किया, ये 206 के अंदर अपराध नहीं है। 206 में फिर ये अपराध नहीं है कि सम्मन लेने से मना किया। 206 में तो तब आएगा जब आप फरार हो गए। सम्मन सर्व करने के लिए आपके पास आए, आप पता चला कि आप तो है ही नहीं, आप तो फरार हो गए। जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन, अब आप देख रहे हैं कि सेक्शन 206 के अंदर जब आप उसको देख रहे हैं तो वहां दो पार्ट है उसके। 206 में 206 को जब आप देखते हैं तो वहां दो पार्ट है, ए और बी। ये ध्यान रखना, जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो कोई, अब यहां से मेरे क्वेश्चन शुरू होते हैं, आप सबको पता ही है, बिना क्वेश्चंस पूछे तो क्लास होगी नहीं। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले सेक्शन 206 में लिखा है whoever, जो कोई। आपसे पहला क्वेश्चन है, ये whoever किसके लिए कहा गया है? वेरी गुड। 206 की स्टार्टिंग है जो कोई। अब जो कोई, ये जो कोई उस व्यक्ति के लिए यूज किया गया है जिसके अगेंस्ट, जिसके लिए, जिसको सम्मन जारी किया गया है, जिसको सम्मन पहुंचाना है,
उस व्यक्ति की बात हो रही है। हूएवर में पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हूएवर में उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसको सम्मन देना है। जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन, सूचना, आदेश, कितनी बात आ गई? 3। सम्मन, सूचना, आदेश। सम्मन, नोटिस, ऑर्डर किसके द्वारा निकाले गए हैं? पब्लिक सर्वेंट के द्वारा निकाले गए हैं, लोक सेवक द्वारा। अब पुलिस ऑफिसर क्या लोक सेवक में आते हैं? जी हां, बिल्कुल आते हैं। तो वो लोग सम्मन निकाल रहे हैं, वो लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं, वो लोग नोटिस निकाल रहे हैं, किसके लिए? जो कोई, उसके लिए। जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन, नोटिस, आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, से बचने के लिए फरार हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति कब फरार हुआ? जब उसको इस बात का पता चल गया कि मेरे नाम सम्मन इश्यू हो गए हैं, या मुझे बुलाया जा रहा है, नोटिस आया है मेरे लिए, और मैं यहां से भाग जाता हूं। उसे इस बात का पता है और फिर वो वहां से भाग गया। अब उससे पूछा, भाई तू क्यों भाग रहा है? मैं इसलिए भाग रहा हूं जिससे कि मेरे नाम जो सम्मन इशू हुए हैं वो तामील ना हो सके। अब आप याद करिए, जब हम कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, जब हम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लिखते हैं, तब उसमें एक लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि मैं भाग नहीं रहा था, मैं छुपा नहीं था, मैं तो शादी में गया हुआ था, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मुझे सूचना ही नहीं थी इस बात की, मैं फरार नहीं हुआ था, मैं भागा नहीं था, मुझे सूचना नहीं थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसलिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि मुझे जमानत का लाभ दिया जाए। ये शब्द लिखा जाता है। आप दरअसल कोर्ट को ये बताते हो कि मेरा इंटेंशन भागने का नहीं था, भाई मुझे तो पता ही नहीं था। और अगर ये वाली बात हो कि तुझे पता था फिर तू भागा है, तो इसका मतलब इंटेंशनली तूने ये गलत काम किया है। आइए, तो यहां सेक्शन 206 में ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि वो फरार हो रहा है, फरार हो गया है, तो फरार होने में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसकी जानकारी में ये बात आनी चाहिए, उसे इस बात का नॉलेज होना चाहिए था, तब वो फरार माना जाएगा। मान लीजिए वो शादी में गया हुआ है, पीछे से सम्मन आ गया कि भैया चलो, बुलाया है साहब ने, और वो शादी में गया हुआ है, तो आप इसको क्या ये कहेंगे वो फरार हो गया? 10 दिन गया है, वो 10 दिन के लिए शादी में गया हुआ है, वो तो बाहर घूमने गए हुए हैं साहब, महीने भर बाद आएंगे, तो क्या उसको फरार कहेंगे? नहीं, वो फरार की परिभाषा में नहीं आएगा। फिर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इस संबंध से सम्मन की सर्विस से बचने के लिए वो भागा नहीं है, वो तो किसी काम से गया हुआ है। तो एक बात याद रखना, इसमें एब्सकॉन्ड के अंदर ये वाली बातें हमको समझनी है। एब्सकॉन्ड तभी कहा जाएगा जब उसको इस बात के बारे में पता था। हूएवर, जो कोई, एब्सकॉन्ड्स, फरार हो गया। क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सर्व्ड विद अ सम्मन्स, नोटिस और ऑर्डर प्रोसीडिंग्स फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट। इसे हाईलाइट करिए, फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट, फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट। लीगली कंपिटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहेंगे सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पब्लिक सर्वेंट लीगली कंपिटेंट, तो हम ये बोल सकते हैं
कंपिटेंट पब्लिक सर्वेंट, कंपिटेंट पब्लिक सर्वेंट। अब आप कहेंगे कि कंपिटेंट पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब हुआ? हिंदी में बोलेंगे जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन सूचना आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते, ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे सम्मन सूचना आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वैध रूप से सक्षम हो, सक्षम, कंपिटेंट। तो अब आप यहां पे ध्यान से सुनिए, एक पब्लिक सर्वेंट ने सम्मन इशू किया मिस्टर ए को बुलाने के लिए। ध्यान से सुनना, मिस्टर ए को यह बात पता चल गई कि भैया मेरे पास सम्मन, मेरे को ले जाने के लिए सम्मन आने वाले हैं। वो वहां से भाग गया। अब सवाल यह आता है, क्या उस व्यक्ति ने 206 का ऑफेंस कर दिया? वेरी गुड। यदि पब्लिक सर्वेंट जिसने सम्मन इशू किया है उसको बुलाने के लिए, यदि वो उस सम्मन को इशू करने के लिए अधिकृत था, कंपिटेंट था, और फिर वो भाग गया है, वो तो फरार हो ही गया, आपने बता ही दिया, तब तो उसने 206 का अपराध किया है, अन्यथा उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो यहां पर केवल आपको यह समझाना चाहता था कि 206 में जो पब्लिक ऑफिसर सम्मन इशू कर रहा है, कोई नोटिस इशू कर रहा है, कोई ऑर्डर इशू हो रहे हैं, क्या वो कंपिटेंट है? अगर वो कंपिटेंट है और फिर वो भाग चुका है, तब तो ये 206 का अपराध बनेगा। तो यहां पर एक चीज और आ गई, द पब्लिक सर्वेंट शुड बी कंपिटेंट, लीगली कंपिटेंट, वैध रूप से सक्षम होना जरूरी है। आगे चलिए, सेक्शन 206 बोलता है, जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए, कैसे लोक सेवक द्वारा, क्या निकाले गए? सम्मन, नोटिस, आदेश, कैसे लोक सेवक द्वारा? वैध रूप से सक्षम होना चाहिए। अच्छा, निकाले गए सम्मन सूचना आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा। कौन फरार हो जाएगा? जिसके नाम कोई सम्मन, आदेश, नोटिस निकला है, वो, अगर वो फरार हो जाएगा। जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे सम्मन सूचना आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। सर एक बात पूछें? सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एब्सकॉन्ड, हाँ कर रहा हूं, एब्सकॉन्ड, एक वर्ड आ रहा है ना यहां पर, एब्सकॉन्ड, फरार होना, हो जाना। इसका मतलब क्या ये है लीविंग द प्लेस, उस जगह को छोड़ करके चले जाना? मैंने कहा हाँ। अच्छा, क्या इसमें फरार में फिर वो नहीं आएगा कि वो है तो वहीं पर वहीं कहीं छुप गया, उसने अपने आप को छुपा लिया, कोई बनाया हुआ है, उसने कोई बंकर बना रखा था अपने घर के अंदर, उसको किसी को नजर ही नहीं पड़ी, वो वहां पे बैठ गया, तो क्या उसे एब्सकॉन्ड नहीं कहेंगे? तो एब्सकॉन्ड का मतलब यहां पर लीविंग द प्लेस एंड इंक्लूड्स कंसीलिंग, यू कहा जाए हाइडिंग इटसेल्फ, अपने आप को छिपा लेना भी एब्सकॉन्ड में आएगा। उस जगह को छोड़कर चला गया वो भी एब्सकॉन्ड में आएगा, और अपने आप को छुपा लिया वो भी एब्सकॉन्ड में आएगा। फरार हो जाना, वो वहां से फरार हो गया। तो हम जनरली सामान्यतया फरार होने को लोग यही मानते हैं, फरार हो गया वो तो, यानी वो जगह छोड़ करके कहीं चला गया, फरार हो गया। तो यहां फरार होने का मतलब जगह को छोड़ देना या अपने आप को छिपा लेना भी आता है फरार की अर्थ को समझने में। बट इट डज नॉट इंक्लूड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट
समन, नोटिस, एनी ऑर्डर। अगर वो कोई समन को लेने से मना करता है तो वो 206 में नहीं आएगा, क्योंकि 206 में तो फरार शब्द यूज हुआ है, किसी भी तरह से तामील ना हो ना पाए। अब आइए एक और बात, सम्मन की तामील, कि सम्मन को लेने से मना किया भी सम्मन की तामील माना जाता है, और ये बात सीपीसी के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है। सम्मन की तामील, सम्मन लेने से मना किया, ये सम्मन की तामील हो गई, ये माना जाता है कि तामील हो गई। तो फिर सोचो इस बात को कि उसने सम्मन लेने से मना किया, इसका मतलब सम्मन की तामील हो गई, तो फिर एब्सकॉन्ड वाली बात थोड़ी ना आ रही है। यहां इस तरह से मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एब्सकॉन्ड जो वर्ड था वो यहां पर कंप्लीट होता है। यहां तक जो अभी मैंने समझाया है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। फिर मैं इसके आगे पनिशमेंट पे बात करूंगा, इसलिए बोल रहा हूं। आइए अब हम पनिशमेंट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेक्शन 206 में ए क्लॉज और बी क्लॉज, दो क्लॉज दे रखे हैं, तो दोनों का जो पनिशमेंट है वो भी अलग अलग है। तो कहता है वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो अधिकतम 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ये लिखा है। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की, और पनिशमेंट में दो क्लॉज है, ए और बी। पहले ए देखो, इसमें लिखा हुआ है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ये यूं समझा जाए कि उसे मिलेगा कारावास। कैसा वाला? सिंपल। उस कारावास का ड्यूरेशन कितना होगा? तो ड्यूरेशन दे रखा है मैक्सिमम 1 मंथ, ये दे रखा है। और यहां पर एक ऑप्शन में डाला हुआ है और फाइन और बोथ। लेकिन बी के अंदर जो पनिशमेंट दे रखा है वो ज्यादा दे रखा है। आखिर ऐसा क्यों? समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं, किसी न्यायालय में, बहुत ध्यान से सुनिए, किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए। अब यह बी की सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आता है। यहां पर यह बताया गया है कि जो सम्मन जारी हुआ है वो आखिर किस बात का है। तो यहां पे बताता है सम्मन हो या नोटिस हो या ऑर्डर हो, ये आप उस व्यक्ति के लिए जो निकाला गया है वो है टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट। आपको अटेंड होने के लिए, लेकिन अटेंड कहां होने के लिए? कोर्ट में। कोर्ट में अटेंड होने के लिए आप खुद आइए। पर्सन का मतलब है पर्सनली, या आप किसी एजेंट के थ्रू आइए। एजेंट का मतलब हुआ आप अपने अभिकर्ता, आप अपने किसी वकील साहब के थ्रू। अब जैसा कि ये बात है कि वो नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, आप वकील साहब के वकालतनामा पेश करवा दीजिए साइन करके, वकील साहब को फोन कर दीजिए, वो कोर्ट में अंडरटेकिंग दे देंगे। कुछ तो पहुंचाइए वहां पे सूचना। इन पर्सन और बाय एजेंट, या टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन ए कोर्ट, या फिर प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कहां पर? कोर्ट में। कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है कोर्ट के अंदर।
और आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, आपको मालूम पड़ गया और आप वहां से भाग गए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना है कोर्ट में और आप भाग गए, भाई कोई बात नहीं ना, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा है, आपसे ये थोड़ी ना कहा है कि तू खुद आ कोर्ट में। यहां पर तो ये है अटेंड पर्सनली, तू खुद आ, और यहां पर है केवल डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, टू प्रोड्यूस। तो दो शब्द आ गए यहां पर, एक तरह से ये समझो, एक एपियर और एक प्रोड्यूस। एपियर का मतलब हुआ भैया तू आ, और प्रोड्यूस का मतलब है कि कोई चीज मंगाई जा रही है, जरूरी नहीं है तू खुद आए, तो किसी के और के हाथ भिजवा दे। कोर्ट को तो डॉक्यूमेंट से मतलब है, कोर्ट को तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मतलब है, पर भाई वो देने के बजाय तू तो भाग गया। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। तो यहां पर इसका जो इम्प्रिजनमेंट है, यहां इम्प्रिजनमेंट कितना है, 6 महीने तक का। और कैसा होगा, सिंपल। फाइन होगा क्या, हाँ, और फाइन कितना, 10,000। अच्छा यहां पे फाइन 5,000 बताया हुआ है, मैक्सिमम 5,000, और कोर्ट वाली बात आएगी बी वाले में तो 10,000 या दोनों। अब यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं आईपीसी का जो सेक्शन 172 है उसमें पनिशमेंट कितना दे रखा था वो देख लेते हैं एक बार। आईपीसी के अंदर यहां पर 500 रुपया था और यहां पर 1,000 रुपया था आईपीसी में। बस यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, किसी को कुछ नहीं पूछना तो आइए अब हम सेक्शन 206 से आगे जाने के बजाय अब मैं आपको लेके चलूंगा बीएनएसएस के कौन से सेक्शंस हैं जो 206 के अंदर आते हैं, या यूं कहा जाए बीएनएसएस के वो कौन से सेक्शंस हैं जो चैप्टर नंबर 13 बीएनएस के अंदर भी आ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि बीएनएस के चैप्टर 13 को समझने के लिए बीएनएसएस के कौन से सेक्शंस भी हमें पढ़ने होंगे। तो बीएनएसएस का आप सेक्शन निकालेंगे, सेक्शन 35। अब बीएनएसएस का 35 क्या कहता है, इसी को अगर हम यहाँ पर सीआरपीसी के हिसाब से समझें तो सेक्शन 41 का ए का 2 जो अब आपको मिल रहा है बीएनएसएस के सेक्शन 35 में। 35 के अंदर भी तो बहुत सारे हैं क्लॉज, 7 क्लॉज हैं। तो किस क्लॉज के अंदर ये वाली बात बोली गई है जो 41A के 2 में बताया गया है। 35 का 4 क्या बोलता है, 35 का 4 कहता है जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे। Where such a notice is issued to any person, it shall be duty of that person to comply with the terms of the notice। अब चलिए सेक्शन 91 निकालिए, सीआरपीसी का सेक्शन 91 और बीएनएसएस में सेक्शन 94 निकालो। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन। चैप्टर नंबर 7 देखो बीएनएसएस का लिखा है ना, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। और चैप्टर नंबर 6 को देखो, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। और चैप्टर नंबर 7 कहता है चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। बस ये बताने के लिए कि देखो बीएनएसएस में प्रोसीजर बताया हुआ है ये। अब अगर आप नहीं आते हैं तो आपने ऑफेंस कौन सा कर दिया, 206 बीएनएस। यहां तक क्लियर है। और निकालिए बीएनएसएस का सेक्शन 215 जो सीआरपीसी में है 195 का 1, 215 निकालिए। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, देखा
फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस और फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट गिविंग इन एविडेंस, तो अपन को तो ऊपर वाले से मतलब है। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यही टाइटल आपका बीएनएस में कौन से चैप्टर का है? 13 नंबर का। क्या लिखा हुआ है इसमें? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। इसने कहा कि कोर्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 से लेके 223 तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, लिखा हुआ है, बट एक्सक्लूडिंग 209 कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। वो सम्मन इशू हुए हैं, वो तो पब्लिक सर्वेंट ने निकाले ना भाई। पब्लिक सर्वेंट ने सम्मन इशू किया कि हाँ भाई आओ। सर वो कोर्ट ने भी तो इशू किए थे। अरे कोर्ट ने अगर इशू किए थे तो कॉमन सेंस लगाइए, कॉग्निजेंस ले लिया है तभी तो इशू किए हैं कोर्ट ने। अब जैसे 206 में ए और बी थे, बी का पनिशमेंट ज्यादा था, वहां क्या लिखा हुआ है? वेयर सच समन नोटिस ऑर्डर इज अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक इन ए कोर्ट, इन ए कोर्ट। तो कोर्ट ने अगर इशू किए हैं तो कॉग्निजेंस लेके किए हैं, बात उसकी नहीं हो रही है। यहां पर बात आ रही है पब्लिक सर्वेंट की, पुलिस ऑफिसर्स की, जो अभी आपने बीएनएसएस के अंदर देखा, सेक्शन 35 के अंदर भी देखा आपने। पुलिस ऑफिसर को अगर वो नोटिस भेजेगी भाई, पहले पूछताछ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसा कि कल की क्लास के अंदर ये बात बताई गई थी कि वो तो पहले नोटिस भेजेगी ना। हाँ तो भेज रही है वो, उसकी कॉम्प्लाइंस करेगी। सीआरपीसी की 41 के ए में लिखा हुआ है, बीएनएसएस में 35 पढ़ेंगे हम। एक केस लिख लीजिए आप और फिर उस केस में क्या हुआ वो लिखिएगा। यहां पर ये केस लॉ आपको देखना है, वीरेंद्र कुमार सत्यवादी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट। यहां कहा गया है कि कोर्ट इज बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस फ्रॉम सेक्शन 172 188, ये आईपीसी के अकॉर्डिंग था, वहां उस समय की बात है, एक्सेप्ट ऑन ए रिटन कंप्लेंट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, सिवाय, यानी कि पब्लिक सर्वेंट रिटन एक कंप्लेंट फाइल करेगा तो कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन अब आपको ये केस लॉ तो 1950 का है, अब आपको ये बात भी पता चल गई है कि बीएनएसएस में सेक्शन 215 जहां बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। 215 में लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड। तो ये कहानी चल रही है इस समय सेक्शन 206 बीएनएस के बारे में, और अब यहाँ पर ये सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इस सेक्शन के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो नोट डाउन कराऊंगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। पहला, दैट द समन नोटिस ऑर्डर हैज बीन इशूड हो चुके हैं। दैट द समन नोटिस ऑर्डर हैज बीन इशूड बाय पब्लिक सर्वेंट, और वो पब्लिक सर्वेंट कैसा होना चाहिए? लीगली कंपिटेंट टू इशू इट, और द एक्यूज मस्ट बी शोन टू हैव नोन, या उसके पास विश्वास करने का कारण था, रीजन टू बिलीव, किस बात का? कि भैया हैड बीन इशूड, उसके लिए सम्मन नोटिस या कोई ऑर्डर इशूड हो चुके हैं। दैट द एक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड, फिर उसके बाद वो फरार हो गया, क्यों? टू अवॉइड बीइंग सर्व्ड, जिससे कि वो सम्मन, वो नोटिस, वो ऑर्डर सर्व ना हो सके, इसलिए वो फरार हो गया। सर एक क्वेश्चन है माइंड में, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए। सर जैसे पुलिस के पास अरेस्ट वारंट है और वो उसकी तामील करता है, उधर वो फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो क्या उसने 206 का बीएनएस का ऑफेंस किया? क्या
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मैं अब आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है भाई, वो ऑर्डर पुलिस को दिया है, उसको ऑर्डर नहीं दिया। अरेस्ट करके लाने का ऑर्डर पुलिस को दिया है, उस पर्सन को कोई ऑर्डर नहीं दिया कि ये चीज लेके आ। ये ऑर्डर कोर्ट किसको दे रही है? पुलिस को दे रही है। कोर्ट उस आदमी को ऑर्डर नहीं दे रही कि इधर आ, कोर्ट पुलिस को ऑर्डर दे रही है कि उसको लेके आओ। एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे अभी, लास्ट। पब्लिक सर्वेंट ने सम्मन नोटिस जारी किए, सपोज नोटिस जारी किया मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने वो नोटिस रिसीव कर लिए और उस तारीख पर नहीं पहुंचा, तो क्या उसने 206 का अपराध किया? शाबाश, वेरी गुड। लास्ट में आपको ये लिख लीजिए कि 206 भारतीय न्याय संहिता में जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 206 of BNS is non-cognizable, bailable, triable by any magistrate. और यहाँ पर सेक्शन 206 कंप्लीट होता है।